औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है। इमरान खान साहब ने जलसों का जो शेड्यूल दिया है उसे हुक्मरान बौखलाए हुए हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पॉपुलर तरीन लीडर के तौर पर सामने आए हैं। अवाम ने उनके बयानिए को पूरी तरह से अपना लिया है और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हर चंद के मैं बार बार प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि वो जो ख़त इमरान खान साहब ने लहराया था उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के कारकुनों ने इमरान खान साहब के उस नैरेटिव को, उस बयानिए को अपनाया और इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हो गए। पीटीआई के कारकुन ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत हटाया गया है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में सूरत हाल ऐसी थी, मैंने बार बार प्रोग्राम्स में अर्ज़ किया कि 4 वजूहात थी जिनकी बिना पर इत्तेहाद मार्ज़ वजूद में आया और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, उसमें सबसे बड़ी वजह नवंबर में बाजवा साहब की जो कमान की तब्दीली थी। एक वजह यह भी है कि इत्तेहादी ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब को ये मौका दिया जाता कि नवंबर तक वो बरसर इक़्तिदार होते तो वो जनरल फैज़ हमीद साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाते और उसके बाद फिर अगले 15 साल तक इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत होती। दूसरा ये था कि चेयरमैन नैब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो थी वो भी बहुत अहम थी और अपोजिशन के जितने भी लोग हैं, जिनमें बिलखुसूस जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन पर और पीडीएम के जितने भी लीडर्स हैं उन पर जो मुकदमात थे उनको ख़त्म करना था। नैब कवानीन में तरमीम करनी थी और नैब का डंग निकाल देना था। आज जो कवानीन बनाए जा चुके हैं उसके बाद नैब जो है वो एक बेज़र इदारा बन चुका है। सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को कोई ख़तरा नहीं है कि उन पर अगर कोई मुकदमा बन जाता है, पहली बात तो मुकदमा कायम ही नहीं हो सकता। उसे इतना मुश्किल कर दिया, उस प्रोसेस को इतना मुश्किल कर दिया गया है। अब नैब किसी भी मुजरिम से ये नहीं पूछ सकती कि आपने जुर्म किया है लिहाजा अपनी बेगुनाही को साबित करें, बल्कि किसी को भी गुनाहगार साबित करना नैब की जिम्मेदारी है। ये है नया कानून। ये 4 वजूहात की जिनकी बिना पर मुल्क में तब्दीली इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया और इत्तेहादी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। तमाम मुकदमात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, जिसे NRO2 कह रहे हैं पीटीआई के कारकुन और जनाब इमरान खान साहब। इसी तरह 2 अहम तकर्रियाँ जो थी वो सारा कुछ फाइनल हो चुका और तीसरी अहम तकर्री जो है वो नवंबर में होगी। तो जितनी भी महंगाई हुई, जो कुछ भी हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ हुए, बीबी मरियम नाराज़ हुई, जो कुछ भी हुआ, ये सारी ड्रामेबाजी के बावजूद मियां शहबाज शरीफ साहब इस बात पर टिके हुए हैं कि कुछ पल्ले ना रहे लेकिन मैंने नवंबर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करनी है। तो ये सारा सिनेरियो था जिसकी वजह से तब्दीली मार्ज़ वजूद में आई। इमरान खान साहब का नैरेटिव बहुत ताकतवर है, बहुत तगड़ा है, लोगों ने उसे अपना लिया है और लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने अभी हालिया दिनों में जो जलसे किए वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे हैं। यही वजह है कि हुक्मरान पूरी तरह से बौखलाए हुए और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब किसी तरह से उन जलसों से पीछे हट जाएं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी इसी वजह से थी कि इमरान खान साहब को खौफजदा कर दिया जाए और शहबाज गिल को सुल्तानी गवाह बनाना चाहते थे इमरान खान के खिलाफ, ताकि इमरान खान साहब का डंग निकाला जा सके और इमरान खान साहब जो हैं वो घर बैठ के अगले अगस्त तक इंतज़ार करें कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे और अगले इंतखाबात में जो भी अवाम फैसला करें। लेकिन इमरान खान साहब डट गए, ना सिर्फ डट गए बल्कि एक अजीब सी बात है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब इदारों के खिलाफ जो डट गए हैं ये यहाँ पर गलती हुई है। और आज के एक्सक्लूसिव में जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है उनका पस मंजर मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें एक्सक्लूसिव क्या था। इमरान खान साहब इदारों और एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ जो डट गए हैं और अपनी बात पे वो इस हद तक पक्के हो गए हैं कि वो सारे जलसों में इदारों को ललकार रहे हैं। इस्लामाबाद के जलसे में जो रैली थी उनकी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ, जिस तरह से इमरान खान साहब ने वहाँ पर पुलिस के आला अहदेदारान को, IG इस्लामाबाद को, DIG को और एडिशनल सेशन जज साहबा को जैसे ललकारा है और उन्हें धमकियां दी हैं, उसके बाद उन पर दहशतगर्दी की जो FIR है और उसमें शुनीद थी कल रात की उनकी गिरफ्तारी कर लीजिए। गिरफ्तारी तो किसी वक्त भी मार्ज़ वजूद में आ सकती है और उसे कुछ लेना देना नहीं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी उसे कम नहीं होगी बल्कि उसमें इजाफा होगा, लोगों का इश्तिआल बढ़ेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। हुकूमत भी ये समझती है और जरदारी साहब तो बखूबी इसे समझते हैं और इसीलिए वो गिरफ्तारी पर थोड़े से लैतोलाल से काम ले रहे हैं। उन्होंने इसमें नरम रवैया रखा है और वो समझते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त सूदमंद नहीं बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान होगा।
लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब पर FIR दर्ज हुई है। अब मैं वो बात करने लगा था कि इमरान खान साहब ने ये स्टैंड क्यों लिया है। याद रखिएगा, हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो अपने लीडर को मिस गाइड करते हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून में मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग हैं जो IMF के नुमाइंदे हैं, और मैंने बार बार कहा कि मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून को ले डूबेगा। उसकी जितनी भी पॉलिसीज हैं IMF के कहने पर जो कुछ कर रहा है, बिजली के बिल जो है वो सितंबर में जो आप अदा नहीं कर पाएंगे, जो अगस्त के बिल हैं, लोग बिल बिला उठे हैं। हर रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रोड्स ब्लॉक होती हैं और लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ताजरों ने हड़तालें की हैं, ताजरों के तो मुतालबात मान लिए गए और उसमें वो जो टैक्सेस थे वो निकाल लिए गए, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट जो और दीगर टैक्सेस जो घरेलू सार्फिन हैं उन पर अभी तक लागू हैं, और घरेलू सार्फिन जो हर रोज़ सड़कों पर होते हैं। मुस्लिम लीग नून की तनज़ुली का सबब ये बिजली और टेलीफोन और पेट्रोल की मसनूआत में जो इजाफा है वो मुस्लिम लीग नून के ज़वाल का सबब बनेगा, और मुस्लिम लीग नून मुझे लग रहा है कि अगली दफ़ा बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकेगी। खैर, बात हो रही थी कि पार्टियों में जो लोग होते हैं वो मिसगाइड करते हैं लीडर को। शहबाज शरीफ साहब को मिफ्ता इस्माइल ने मिसगाइड किया और उसने कहा कि मियाँ साहब हमारे पास कोई चारा नहीं, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। हालांकि मुल्क दिवालिया नहीं होने जा रहा था, लेकिन इतना खौफजदा कर दिया शहबाज शरीफ को कि IMF के सामने शहबाज शरीफ साहब लेट गए और IMF के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। उन्होंने 100 गुना नहीं 400 गुना तक बिजली के बिलों में इजाफा किया। उसमें ऐसे ऐसे टैक्सेस लगा दिए जिसके बाद लोगों को मुस्लिम लीग के कारकुन जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो गए। तो ये आपकी हुकूमत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। मुस्लिम लीग नून में एक मिफ्ता इस्माइल नहीं, ऐसे 100 मिफ्ता इस्माइल हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल चूंकि मैंने पहले बताया था कि IMF के एजेंट हैं, IMF के तनख्वाहदार हैं, उसके पे रोल पे हैं, इसलिए उन्होंने वही करना है जो IMF कहेगा। मियां नवाज शरीफ भी ये बात समझते हैं, सारे लोग समझते हैं, लेकिन IMF ने इस तब्दीली को मुसरत कर दिया था जब कहा गया कि इसहाक डार साहब को मुल्क में लाकर वजीर खजाना बनाया जा रहा है। तो IMF ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया था कि अगर मिफ्ता इस्माइल हमारा वजीर खजाना ना रहा तो हम एक पैनी भी आपको कर्जे के नहीं देंगे, एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं देंगे। जिसके बाद फिर दोबारा किसी ने इसहाक डार का नाम भी नहीं लिया। तो मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग में वो हैं जो अंदर बैठे हैं और मुस्लिम लीग नून की जड़ें नहीं काट रहे, बल्कि सारे का सारा दरख्त उन्होंने काट दिया है। दूसरी तरफ PTI में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें मैं आज चूंकि एक्सक्लूसिव था, मैं बताना चाहता हूँ कि PTI में वो कौन से लोग हैं जो इमरान खान साहब को आर्मी को आमने सामने ले हैं। इमरान खान और तमाम जर्नलों को उन्होंने एक साइड पे कर दिया है, इमरान खान को पूरी एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा कर दिया, और एक तरह की महाजर आई है। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत इमरान खान साहब के साथ बात करने को तैयार नहीं है, हाथ मिलाने को तैयार नहीं, और उन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। क्यों एस्टेब्लिशमैंट इस हद तक चली गई कि इमरान खान पर संगीन नोयत के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुतवक्के है। फॉरेन फंडिंग का केस इमरान खान साहब के गले की हड्डी बनने वाला है। इमरान खान साहब ना उसे निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे। तो इमरान खान साहब को तेजी के साथ इस समत में कौन लाया है? नाजरीन, ये एक्सक्लूसिव था, जैसे मैंने मिफ्ता इस्माइल का बताया और पहले भी उस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ, वो आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं था। तो PTI में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, जो समझता है कि इमरान खान को अगर मैं हिला नहीं देता तो मेरी बारी कभी नहीं आ सकती। मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, ये मैंने इल्ज़ाम लगाया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये इस बात पर दलील भी दूँ, आपको दलाइल दूँ कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने इस तरह से क्यों खड़ा कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि इमरान खान आप समझते हैं कि वापसी का रास्ता नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। दोनों एक अलग पेज हैं और किसी वक्त इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट का चहीता कहा जाता था, उन्हें अनोखा लाडला कहा जाता था और कहा जाता था कि अंपायर इमरान खान के कहने पर उंगली खड़ी करता है। आज एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का नाम लेने को तैयार नहीं है। कभी इमरान खान उनके नंबर ब्लॉक कर देते हैं, आज उन्होंने इमरान खान के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं और गेट नंबर 4 इमरान खान के लिए हमेशा के लिए बंद किए जाने की बातें हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपना इंतकाम लिया है इमरान खान से। इमरान खान एक पॉपुलर तरीन लीडर है इस वक्त, और शाह महमूद कुरैशी जो सबसे पहले 2018 के इंतखाबात में उन्होंने इमरान खान साहब से कहा था कि पंजाब की वजारत आला मैं लूँगा। उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने और कुछ लोग थे जिनमें जहांगीर तरीन भी थे, अगर वो समझते थे कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो फिर हमारी दाल नहीं गलेगी, लिहाजा उन्हें MP की निशिस्त से शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी ने दबे लफ्ज़ों में बड़े खुले अंदाज में कहा कि मुझे MPA की सीट से हराया गया है, और जब वो हार गए तो उन्हें पता चल गया कि पंजाब मेरे हाथ से निकल गया। उसके बाद जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब ने गेम शुरू की। खैर उस्मान बज़दार आए
اور پھر دیکھتے دیکھتے پیرنی کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کا تارا بھی بن گئے. حالانکہ عثمان بزدار سے عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب نے پھر انہیں آن کیا، اور پھر عمران خان صاحب عثمان بزدار کی اس حد تک طرفداری کرنے لگے کہ جب ان کو ہٹائے جانے کی بات ہوتی تھی تو عمران خان عثمان بزدار کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. خیر بالآخر عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا گیا اور اب پرویز الہی جو ہیں وہ پنجاب کے حکمران ہیں. ضمنی انتخابات ہوئے تو اس میں پھر زین قریشی کو اتارا جناب شاہ محمود قریشی نے، اور انہوں نے ٹل لگا دیا کہ میرا بیٹا جو ہے زین قریشی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ کاف لیگ کے علاوہ حکومت نہیں بن سکتی تھی، اور کاف لیگ اس بات پہ ڈٹ گئی تھی کہ اگر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد نہیں کیا جاتا تو ہم کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے. عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر مجبور تھے. ایک طرف پارٹی کا سینئر وائس چیئرمین تھا جو کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو پہلے بھی آپ نے میرے ساتھ ترو کیا، زیادتی کی، اور آج پھر میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، زین قریشی کے ساتھ، اسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائیں. لیکن انہیں سمجھایا گیا کہ اگر زین قریشی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے تو کبھی بھی پی ٹی آئی پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکتی. جن 10 ووٹوں کی ضرورت ہے وہ کاف لیگ کے پاس ہیں. خیر کاف لیگ کے ووٹوں پر حکومت بنی اور پرویز الہی کم ترین ووٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. اس بات کا بڑا دکھ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور شاہ محمود قریشی نے اپنا انتقام لینے کے لیے عمران خان صاحب کو اتنا مس گائیڈ کر دیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لوگ رابطے میں تھے وہ شاہ محمود قریشی تھے. شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کے ذریعے عمران خان صاحب سے رابطہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے دونوں سائڈوں پر ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا، اور نتیجتاً آج یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے سامنے کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. اب جلسوں میں ان کا ہدف جو ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے، اور آپ کی عدلیہ اور ادارے ہوتے ہیں. وہ برملا چیف الیکشن کمشنر کو برا بلا کہتے ہیں، وہ نیب کے چیئرمین کو لتاڑتے ہیں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو لتاڑتے ہیں. اب نام لے کے باتیں کرتے ہیں، اور اسلام آباد کے جلسے میں تو عمران خان صاحب نے انتہا کر دی جب انہوں نے تکار کے ساتھ آئی جی اسلام آباد کو مخاطب کیا، ڈی آئی جی کو مخاطب کیا، اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو مخاطب کیا. اس کے بعد یوں لگا جیسے عمران خان صاحب کی لڑائی اب اپوزیشن یا حکومت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کی لڑائی جو ہے وہ بیوروکریسی کے ساتھ ہے، پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بعد فیصلہ لیا ہے کہ عمران خان صاحب مقدمات قائم کیے جائیں گے. عمران خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے فارن فنڈنگ کیس کا بہانہ بنا کر، جواز بنا کر نااہل کیا جائے گا. ان کو پورا دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، ان کی قریبی قیادت کو گرفتار کیا جائے گا. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا، اور دوسری طرف خان صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ہر صورت اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا ہے، ملک میں جمہوریت کی بالادستی کو قائم کرنا ہے. اس صورتحال میں دونوں فریقین آمنے سامنے ہیں، اور اس وقت صورتحال جو یہ ہے کہ اس کے بعد جمہوریت شدید خطرے میں ہے. اگر کوئی ایسا ایڈوینچر ہوتا ہے تو اس کا براہ راست نقصان جمہوریت کو پہنچے گا. اس لیے میرا دونوں پارٹیوں سے گزارش ہے، مسلم لیگ نون سے بھی اور پی ٹی آئی بھی سی، کہ وہ اپنی آستینوں میں چھپے ہوئے سانپوں کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑا رہے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو ملک کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں. آج کے پروگرام میں نے بس اتنا ہی کہنا تھا. باقی ہر پارٹی کے پاس تھنک ٹینک موجود ہیں، اس پہ غور کرنا ان کی ذمہ داری ہے. صرف اللہ سے اتنی دعا ہے کہ پاکستان سلامت رہے، جمہوریت پاکستان میں پروان چڑھے، سلامت رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.